अनिल कुमार आज आपको लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस पेपर। देखिए, आपको बताते हैं कि 2016 से पहले एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा था वो हो रहा था आपका 150 नंबर का। आपका हो रहा था 150 नंबर का, जिसमें से आपका आता था 25 नंबर का रीजनिंग, 25 आता था मैथ और 50 आता था इंग्लिश और 50 आता था जीके जीएस। तो उसी में के 2011 का एक पेपर हम उठा कर लाए हैं। उसमें का आज हम आपको दिखाएंगे सामान्य जानकारी, यानी कि जीके जीएस का जो पेपर था 2011 में, उसका पैटर्न कैसा था और कौन कौन से सवाल आया हुआ है वो आज को हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए, उसमें से कम आप 25 क्वेश्चन का सवाल लेकर आए हैं। अगला 25 क्वेश्चन जो बचेगा वो दूसरा वीडियो में वो आपको देंगे। चलिए, आपको दिखाते हैं आज पहला सवाल, इसका आंसर क्या होगा। जिसे बोला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब देखिए, इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसमें दिया है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद से है अरविंद घोष, और उसके बाद से लाला लाजपत राय। तो इसका जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना आपको की गई थी 1599 में, यानी आपका एक नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक नंबर नहीं, आपका वो आंसर होगा 2 नंबर सही होगा। सॉरी 2 नंबर होगा, 2 नंबर आपका सही हो गया, यानी कि बी नंबर आपका आएगा 1699 में। चलिए, अगला सवाल दिखाते हैं आपके कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अभिप्राय है। सूफी परंपरा में पीर से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसको बताना है आपका। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों के गुरु, सूफी संतोष में श्रेष्ठ, और सूफियों के समस्याओं के लिए। देखिए, इसका आंसर आपका होगा सूफियों के गुरु, यानी कि पीर से क्या समझते हैं, यानी कि पीर का अर्थ क्या होता है सूफी संत में, तो इसका होता है कि सूफियों के गुरु। चलिए, आपका चौथा सवाल दिखाते हैं। चौथा में आपका होगा निम्नलिखित मगध के राजवंशों के काल क्रमानुसार लिखिए, यानी कि आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन, उसके बाद। तो देखिए, आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपका आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो अभी था संस्थापक था बिंबिसार, और हर्यक वंश के बाद से पहले आया था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश देखिए ऑप्शन में 4 कहाँ है, तो 4 देखिए ए में है और सी में है, तो ये दोनों मेरा हो सकता है। तो देखिए, दूसरका आप चेक करेंगे, तो दूसरका चेक करेंगे तो ये आया था आपका बस शिशुनाग। शिशुनाग का संस्थापक थे कौन, पुष्पमित्र शुंग थे। और उसके बाद से तीसरा मेरा है नंद वंश, और चौथा है मौर्य साम्राज्य। तो ये ऑप्शन कितना है, देखिए, पहले है हर्यक वंश 4, फिर 2 है शिशुनाग, यानी कि सी नंबर मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं 5वां नंबर, यानी कि देखिए, ये भी तो है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में या यूटी में है। तो देखिए, ऑप्शन आपको दिया है, पहले का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है आपका त्रिपुरा, तीसरा है मणिपुर, और चौथा है मिजोरम। तो आपका ये आंसर होगा 105 नंबर का आपका आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगला चलते हैं सवाल 6 नंबर, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था, तो ये आपका आंसर होगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते बताते हैं अगला सवाल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए। तो देखिए, आपको अगर राष्ट्रीय दल बनाना चाहते हैं तो कम से कम टोटल मत का कितना है, 1% ऑप्शन दिया है आपका पहला, दूसरा दिया है 2%, और तीसरा दिया है 3, और चौथा दिया है 4%, यानी कि मेरा यही आंसर होगा चौथा, 4%। ठीक है, अगर टोटल मत का 4% लेकर आते हैं तो आपका जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी की घोषित हो जाएगी। आगे सवाल है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपका ऑप्शन में दिया है
आपका ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो देखिए महालेखक परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो आप 6 वर्ष पर आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपका आंसर में कौन? डी नंबर यानी कि सुकुमार सेन था। आगे चलते हैं। 10 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो कितने साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं? तो ये आपका सवाल आपका हो जाएगा 65 वर्ष के बाद। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश वो 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपको हम बता दें कि इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपका आंसर होगा। अगला आपको सवाल देते हैं कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये तो हम जानते हैं कि आप लोग को भी सवाल ये अच्छी तरह से याद होगा। ये आपका सवाल का आंसर होगा ए नंबर आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। आपका सवाल 13 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए आपको दिया है आंसर, पहला ऑप्शन दिया है सिमसा जलप्रपात, होगेन कौकल प्रपात, ओकरा से कोटालम प्रपात, आपका डी नंबर जो दिया है ना जोग प्रपात, यही आपका है सबसे ऊंचा जलप्रपात। आगे आपको दिखाते हैं सवाल, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में प्रचुर प्रदेश दिया है, तो आपका देखिए इसमें आपका आंसर होगा 1 नंबर पश्चिम बंगाल, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि पाक के मतलब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन यह पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। देखिए भारत और श्रीलंका पाक स्टेट से जुटा हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत जो जुटा हुआ है उसका नाम है रेड क्लिफ। इसे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान मतलब खतरा, रेड मतलब खतरा, तो यानी कि खतरा है तो खतरा रेड कलर, तो पाकिस्तान और भारत का जो जुड़ा हुआ है उसको है रेड क्लिफ से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, ये मिलान करना है आपको। इसमें देखिए आपको मिलान करना है कि हजारीबाग से मतलब कि क्या होता है, नवेली में क्या होता है, झरिया में क्या होता है, राउरकेला में क्या होता है। तो हजारीबाग में आपको देखिए बताते हैं कि इसका हजारीबाग में मिलाएंगे हम आपको डी नंबर में अबरक उत्पादन होता है। उसके बाद से नवेली में आपको होता है भूरा कोयला, यानी कि सी में जाएगा। झरिया से आप लोग जानते हैं कि कोयला है, ए नंबर में जाएगा। राउरकेला बच गया बी, तो लोहा लगा दीजिए ठीक। तो देखिए आंसर कहाँ है, 1 के 4 यानी कि 1 के डी, बी नंबर में ऑप्शन है। 2 के सी और 3 के ए, यानी कि बी मेरा सही होगा। आगे सवाल दिखाते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वो आपको बताना है कि ओजोन परत पाई कहाँ जाती है। मंडल बताया गया है। देखिए ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, लेकिन ये है कि ओजोन परत पाई कहाँ जाती है। तो ओजोन परत बताया जाना, मंडल आपको बताना पड़ेगा। देखिए आपका ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सप्ताप मंडल और बहिर्ष मंडल। तो आपका आंसर में होगा समताप मंडल। इसमें आपका ओजोन परत पाया जाता है। अगला सवाल आपको दिखाते हैं 18 नंबर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो देखिए भारत में सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली था, उसका नाम था क्या चीज़, वास्को डी गामा। तो इसी ने खोज किया था केप ऑफ गुड होप का, ये पुर्तगाल के रहने वाला था। अगला सवाल आपको बता दें, देखिए वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था और सबसे पहले यहीं आया था, यूरोपीय व्यापारी यहीं था। आगे आपको बताते हैं 119 वाला में आइए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ये भी आपको जानकारी होगा कि भारत के राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने किया था। ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने, सबसे पहले यही किया था। आपको 120 वाला सवाल है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, यानी किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आर्थिक विकास करने के लिए आपको सांस्कृतिक प्राकृतिक संसाधन की जरूरत भी होगी, पूंजी का निर्माण भी चाहिए
और उसके बाद से बाजार के आकार भी चाहिए। ये तीनों रहेगा तब हमारा देश क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो ये मेरा आंसर होगा ये वाला डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। आप सभी पर आंसर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद से अब अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, तो ये आपका सवाल होगा किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, यानी कि आंसर आपका होगा बी नंबर, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। अगला सवाल है आपका 22 नंबर कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बता दें कि ये वाला सवाल जो आया हुआ था अभी, जो कल परसों हुआ था 27 तारीख को बिहार फायरमैन के एग्जाम, बिहार पुलिस फायरमैन का, उसमें आपको ये सवाल आया था हूबहू कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्मित की जाती है। तो ये आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यही द्वारा आपके मुद्रा नियंत्रण की जाती है। का नंबर सवाल है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का जो मुख्यालय है आपका कहाँ है, तो देखिए ये आंसर होगा आपका जिनेवा। WHO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपका मुख्यालय है जिनेवा में। आगे सवाल बताते हैं आपको। आगे सवाल 124 नंबर, यानी कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। तो देखिए आपको बता देते कि इसका जो आंसर होगा, आपका कोण बताना है कि कितना कोण के मतलब कि डिग्री से मारेंगे तो आपका ये गेंदा बहुत दूर तक जाएगी। यानी कि इसका आंसर देखिए 60 डिग्री भी दिया हुआ है, 30 भी डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया है और ये 45 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर आप कोण मारते हैं गेंदा को तो बहुत दूर तक जाएगा। उसके बाद से अगला दिखाते हैं, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो इसका आपका नाम होगा, देखिए आंसर दिया है ऑप्शन में, गहरा, अंधा बक्स, ऊंचाई मापी यंत्र। इसका आंसर होगा आपका काला बक्स। काला बक्स यानी कि उड़ान अभिलेखी तकनीकी का मान काला बक्स होता है। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ये तो सवाल आपको जानकारी होगा कि सबसे अधिक चालक जो है वो है आपका चांदी, तो आप चांदी पर लगा सकते हैं टिक। अगला सवाल है मेरा कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यांकी उपग्रह जरूरी होंगे। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यांकी उपग्रह जरूरी होंगे, तो इसका आपका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 3। कम से कम आपका 3 तुल्यांकी की जरूरत होती है। अगर तो 128 देखा देंगे, लेकिन में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, आपको बताना है। देखिएगा तो देखिए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ये भी है आपका, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क भी है, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क ये भी है आपका, लेकिन व्यक्तिगत नेटवर्क क्षेत्र आपका ये नहीं है। तो आपका आंसर यही होगा, सी नंबर आंसर होगा आपका। अगला सवाल देखते हैं 29 और 30 दोनों देख लेते हैं। ये है कि जब कोई जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आपको यही सब दे दिया है, फिर नेटवर्क के बारे में दिया गया है। तो आपका इसमें आंसर जो होगा, कह रहा है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका लेन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इसको लेन बोलते हैं। अगला सवाल है मेरा कि उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरक मतलब खाद मेरा किस चीज़ के मिलकर बना होता है, मुझे आपको बताना होगा। था देखिए उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा बी, यानी कि पोटेशियम। तो देखिए ये आपका SSC MTS 2011 का पेपर था, जो इसमें 30 सवाल अभी दिखा रहे हैं आपको। अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे 20। और देखिए ये 2016 से पहले SSC MTS का जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें आपको बता दें कि MTS का एग्ज़ाम 150 नंबर के हो रहा था। उसमें से आपको भी बताए थे कि 50 इंग्लिश और 50 GK GS और 25 हिंदी और 25 रीजनिंग और 25 मैथ का सवाल आता था। तो इसी तरह से आपका प्रीवियस पेपर का सवाल PDF की तरह से मिलता जाएगा। आप वीडियो मेरा देखते रहिए। यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एजुकेशन केंद्र, और एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिएगा।